बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। ज़ाहिर है मैंने काफ़ी टाइम से आपके साथ वादा किया हुआ था कि जनाब मैं पनामा का जो फ़ैसला है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, उसका एक मुकम्मल तजिया करेंगे, उसके एक एक लफ्ज़ पे ज़रा कंसंट्रेट करेंगे। उस वक्त सुन तो आपने लिया ना, लेकिन आप ये देख लेंगे इसमें अभी आपके सामने ये साबित हो जाएगा कि इस मुल्क की तकदीर के साथ मुबैना तौर पर कैसे कैसे मजाक हुआ है, कैसे कैसे मुबैना तौर पे इस मुल्क की तकदीर के साथ खेला गया है और किन किन ने खेला है ये आप खुद आपने देख लें, अपने कानों से सुन लें जनाब, अपनी आंखों से देख लें। अब मैं पनामा के फैसले का एक एक लफ्ज़ आपके सामने रखने लगा हूं और जनाब मैं बताने लगा हूं कि किस तरह 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को यूं जनाब पलक झपकते में खैर से यूं झटके से फारिग कर दिया गया। और फिर उसके बाद जनाब ये आप देख लें, आपके सामने ये सब कुछ मैं आप डिस्कस करने लगा हूं और यहाँ पे तजिया करने लगा हूं। लेकिन इससे पहले एक बहुत ही छोटी सी बात, डेरा इस्माइल खान में मेरा अपना ताल्लुक भी डेरा इस्माइल खान से है। वहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, बहुत ही अच्छे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। अब उनको भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं टीटीपी की तरफ से, ठीक है। और जनाब वो फिर वो उनसे, अच्छा मैं चूँकि ओवर कॉन्शियस होता हूँ हर एक चीज़ के बारे में, मुझे किसी दोस्त ने कहा कि जी इस तरीके से कि नकवी साहब इसको पॉइंट आउट करें, ये बहुत ही सितम ज़रीफ़ी है। मैंने कहा मुझे आप भाई उन्हीं डॉक्टर साहब का नंबर दें, मैं पहले उनसे बात करना चाहता हूँ। मैंने उस डॉक्टर साहब से बात की। जनाब डॉक्टर साहब बेचारे बड़े शरीफ आदमी और बहुत ही परेशान थे। कहते हैं जनाब नकवी साहब मुझे 50 लाख रुपए की भत्ते की पर्ची आई है। तो मैंने कहा फिर क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आप भत्ते की ये भत्ता दो 50 लाख रुपए, नहीं तो संगीन नताइज के लिए तैयार रहो। और फिर मैंने कहा को फर्दर लिखा हुआ, उन्होंने बताया होगा कैसे देना है। उन्होंने कहा कि उस पर यह लिखा हुआ है कि जनाब कि वो हम खुद फिर आपसे रब्ता करेंगे कि हमने लेना किस तरह से है। अब उन्होंने पुलिस को तो दे दी है ये सारी पर्ची भी और सारी रुदात भी बता दी है। अब अगर रियासत पाकिस्तान ऐसे शहरियों की हिफाजत नहीं करती और ख़ास तौर पर जो कि मसीहा हो, जो कि 40 साल से इसी फील्ड से और वो सर्जन डॉक्टर हैं, सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं, इसी फील्ड से मुंसलिक हैं, तो फिर औरों को भी आने लग गई हैं। औरों को भी मुझे पता चला है कि उससे उस DI खान, उससे मुलहका इलाकों में बन्नू, कुलाची, टांक, ये सारा जितना एरिया है इसमें ज़मींदारों को, औरों को भी, तो ये कम अज़ कम जो रियासत मदीना के दावेदार हैं उनको चाहिए कि वो शहरियों की हिफाजत करें। आ जाए जनाब पनामा के केस पर। पहली बात तो ये है, मैं आपको बताता जाऊं कि पनामा का जो फाइनल फैसला आया था, ठीक है ना, वो 28 जुलाई को आया था। और जनाब इससे पहले 28 जुलाई कब? 2017, ठीक हो गया ना। और इससे पहले जो वो फैसला था जो उससे पहले वाला, वो 20 अप्रैल 2017 को आया था। अच्छा 20 अप्रैल 2017 को जो आया था ना, वो 5 रुकनी जजेस का था। उसमें जो दो जज थे, एक जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो कि अभी चीफ जस्टिस साहब हैं, जिनको हामिद खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा मोहरा करार दे दिया है, हामिद खान साहब वकील ने। और दूसरे जनाब जस्टिस खोसा साहब, सईद जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, वो इन 2 जजेस ने तो उसी फैसले में ही नवाज शरीफ साहब को खैर से फारिग कर दिया था ना। बाकी जो 3 जजेस थे, जस्टिस इजाजुल अफजल साहब, उनका भी प्लाट निकला है, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, इनका भी प्लाट निकला है, और जस्टिस जनाब सईद शेख साहब, ठीक हो गया ना, इन 3 ने कहा था उस 20 अप्रैल के फैसले में कि JIT बनाते हैं। और वो जो JIT बनी थी वही JIT जो हीरो वाली JIT थी, हाँ ठीक हो गया ना, तो वो JIT बनी थी और वो JIT बनाते हैं और उससे तहकीक करवाते हैं, उसके बाद फर्दर देखेंगे। तो इन्होंने जो है ना केस को ज़रा आगे चलाया था। और फिर जब फैसला फाइनल आया यानी 28 जुलाई 2017 को, तो फिर उसके बाद इन तीनों ने, पांचों ने बैठ के, वो जो पिछले 2 थे वो भी साथ बेंच के बैठ गए थे, गो के बेंच के जो 3 जजेस ने सुना था, लेकिन जो पिछले थे वो भी बेंच के साथ बैठ गए थे। और जनाब बाबे रहमते ने कहा था हीरे चाहिए, ठीक हो गया ना, JIT में ऐसे लोग चाहिए जो हीरे हों, ठीक है, जो हीरे हों। वो हीरे किस तरह से आए फिर आपको पता तो है, वही व्हाट्सएप वाली JIT बनी उन्होंने। खैर जब फैसला आया जुलाई 2017 वाला, उस फैसले में 5 जजों ने बैठ के वो फैसला सुनाया, 5 जजेस के बेंच ने बैठ के। और इसमें क्या हुआ, मैं ज़रा अब उस फैसले को पढ़ने लगा हूँ। उसमें जनाब नैब को, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को
कहा गया कि 6 हफ्तों के अंदर अंदर, ये जो फैसला आज आया है, इस डेट से ऑनवर्ड 6 हफ्तों के अंदर अंदर रेफरेंस दायर करो। ठीक हो गया ना। और इसी तरीके से जो JID ने मवाद दिया है, इस मवाद को सामने रख के कोई फर्दर आपको मवाद चाहिए तो आप वो FIA से ले सकते हैं। कोई फर्दर हो, कोई और भी असिस्टेंस के लिए, लीगल असिस्टेंस के लिए JID को कह सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक हो गया ना। अब रेफरेंस कैसे दायर करने थे ये ज़रा सुनते आइएगा, फिर उसके बाद आप देखेंगे मैंने कहा ना कि मुबैना तौर पे क्या क्या मजाक हुआ है इस मुल्क के साथ। रेफरेंस में ये याद रखिएगा, क्योंकि इनको ना फिर रिपीट करना पड़ता है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये है रेस्पोंडेंट नंबर 1, ठीक है ना, यानी कि रेस्पोंडेंट नंबर 1। और मरियम नवाज साहबा ये हैं रेस्पोंडेंट नंबर 6। हुसैन नवाज साहब ये हैं रेस्पोंडेंट नंबर 7। और हसन नवाज शरीफ साहब ये हैं रेस्पोंडेंट नंबर 8। कैप्टन सफदर साहब ये हैं जनाब रेस्पोंडेंट नंबर 9। ठीक हो गया ना। और इसी तरह से इसाक डार साहब ये हैं रेस्पोंडेंट नंबर 10। ठीक है ना। एक नवाज शरीफ साहब, 2 मरियम, 6 रेस्पोंडेंट नंबर 6 मरियम नवाज साहबा, रेस्पोंडेंट नंबर 7 हुसैन नवाज साहब, रेस्पोंडेंट नंबर 8 हसन नवाज साहब, और कैप्टन सफदर साहब रेस्पोंडेंट नंबर 9, और इसाक डार साहब रेस्पोंडेंट नंबर 10। और भी हैं, ठीक है ना। वो औरों से वो नहीं है, क्योंकि ये मेन रेस्पोंडेंट थे, और औरों से तो औरों का तो हुआ ही कुछ नहीं है। वैसे भी आपने देखा कि पनामा में नाम तो तकरीबन कोई 400 बंदे के थे, किसी एक का भी पता नहीं चला। उस वक्त कहा गया, ये भी अजब मुनाफकत है भाई, उस वक्त कहा गया कि पहले इनसे शुरू करो, बड़ों से, फिर उसके बाद छोटों को भी देख लेंगे, बाकियों को पकड़ लेंगे। बाकियों को नाम का ही कोई पता नहीं है। और जब मुशर्रफ साहब के केस कब आया तो उनको कहा इनको सिंगल आउट क्यों करते हो, बाकी सारों को पकड़ो। चौधरी शुजात हो गए, बाकी लोग हो गए, सबको पकड़ो। जब मुशर्रफ साहब का मामला आया तो मुनाफकत की आप इंतहा देखें। उस वक्त यह कहा गया कि सारों को पकड़ो ना, किसी एक को सिंगल आउट क्यों करते हो। और जब पनामा का आया, नवाज शरीफ साहब का तो नाम ही नहीं था, अगर उनके बच्चों का नाम था तो वो भी एक अलग सी स्टोरी हो गई है, आपने ब्रॉडशीट का देख लिया। तो कहा गया कि पहले इन्हीं को पकड़ो, फिर बाद में देख लेंगे। अब आप देखें सही कि मुनाफकत किस तरह से पैतरे बदलती है। आगे चलते हैं जनाब। कहा गया कि नवाज शरीफ साहब पर, हुसैन नवाज साहब पर इसी फैसले में कहा गया, और हसन नवाज साहब पर, नवाज शरीफ और उनके दोनों बेटों पर, और मरियम नवाज साहबा पर, कैप्टन सफदर साहब पर, इन पर बना दो केस। किस चीज का? एवन फील्ड अपार्टमेंट, वो जो अपार्टमेंट है ना लंदन में, इन पर बना दो। हुक्म दिया जा रहा है, ठीक है ना, ये केस बना दो। अच्छा, उसके बाद जनाब कहा गया दूसरा कि नवाज शरीफ साहब पर, हुसैन नवाज साहब पर और हसन नवाज साहब पर, नवाज शरीफ और उनके दोनों बेटों पर अल अजीजिया का स्टील मिल कंपनी का भी केस बना दो। ठीक हो गया जनाब। अच्छा जी, उसके रेफरेंस दायर कर दो। उसके बाद कहा गया कि जनाब रेस्पोंडेंट नंबर 178, वही नवाज शरीफ, उनके दोनों बेटों पर, ये जो फ्लैगशिप वाला है ना, ये भी केस बना दो। ठीक हो गया, समझ आ गई ना। और रेस्पोंडेंट नंबर 10 इसाक डार साहब पर भी केस बना दो, आमदन से जायद असासों का केस बना दो। ठीक हो गया ना, ये भी रेफरेंस दायर कर दो। चलो जी, ठीक है। और उसके बाद कहा गया कि बाकियों पर भी, और बाकियों पर हमने तो नहीं देखा कब बना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोई सप्लीमेंट्री भी अगर कोई रेफरेंस है तो वो भी दायर कर दो। यानी कि मकसद कहने का, जो बला कोई और भी मिलती है वो भी इनके सर पे नाजिल कर दो। उसके बाद कहा गया जनाब कि अकाउंटेबिलिटी कोड शैल प्रोसीड एंड डिसाइड द अफोरसेड रेफरेंस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months। अब आप देखें कि हर वकील, हर कानूनदान, आईनी और कानूनी माहिर कह रहा था कि ये क्या है कि आप एक पीरियड जो है ना सुप्रीम कोर्ट खैर से ऊपर से थोप रही है कि 6 महीने के अंदर अंदर फैसला करो। ठीक है, यानी मकसद कहने का ये बात यूं नजर में कि 6 महीने के अंदर अंदर ही मियां साहब को सजा देनी है। ठीक है ना, इससे आगे नहीं जाना। बाद में उन्होंने टाइम मांगा, बाद में उन्होंने मांगा कि भाई जो है ना अगर इस तरीके से नहीं हो सकता तो फिर उसके बाद उनको टाइम भी दिया गया फर्दर। ठीक है। अच्छा, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर अकाउंटेबिलिटी कोड शैल प्रोसीड विद एंड डिसाइड द अफोरसेड रेफरेंस विद इन पीरियड ऑफ 6 months। In case of accountability code, find any other deed, document, affidavit filed on behalf of respondents and any other persons भी फेक, अगर कोई चीज़ फेक मिले तो उस पर भी केस बना दो। अब आ जाएं जनाब उस बात पर कि कैसे कैसे, अब आप अंदाजा तो करें
इट इज हेयर बाई डिक्लेयर्ड, ये है 3 दफा के वजीर आजम को किस तरीके से पनामा की पटारी से किस तरीके से इकामा निकल आया, ठीक है ना। 1.5 साल तक कौम का वक्त जाया किया गया और पनामा की पटारी से इकामा कैसे निकला, ये भी एक अपना तारीख के माथे पर ये मुबैना तौर पे सियाह दाग के तौर पे याद रखा जाएगा। इट इज हेयर बाई डिक्लेयर्ड दैट हैविंग फेल्ड टू disclose his unwithdrawn receivable constituting assets from capital FZE Jebel Ali UAE in his nomination paper filed for the general elections held in 2013 in terms of section 12(2)(f) of the Representation of the People Act 1976 ROPA and have furnished a false declaration under solemn affirmation respondent number 1 मियां, मैं बताता हूं respondent number 1 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ is not honest in terms of section 99(f) of ROPA and article 62(1)(f) of Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 and therefore he is disqualified to be member of Majlis Shura पार्लियामेंट। कहा गया कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने वही जो उनके बेटे की कंपनी थी उस कंपनी की तनख्वाह जो वो ले सकते थे, ठीक है ना, लेकिन ली नहीं, यानी वही बात जैसे नवाज शरीफ साहब कहते हैं ख्याली तनख्वाह, ठीक है ना, वो ले तो सकते थे, अब कोई करप्शन उन पे और नहीं डाली गई। वो तनख्वाह जो बेटे की कंपनी से उन्होंने वो ले तो सकते थे लेकिन ली नहीं थी उन्होंने, ठीक है ना, उस तनख्वाह पर, और वो जाहिर है वो उनका असासा था। अब आप अंदाजा तो करें क्या क्या असासे सामने आ रहे हैं जनाब, ठीक है ना, पाकिस्तान के क्या क्या, खैर पाकिस्तान के तो सिंथिया रिची भी एक असासा है, खैर आगे चलें क्योंकि बहुत सारी काम की बातें हैं। तो अब असासा उनका था वो तनख्वाह जो वो ले तो सकते थे लेकिन उन्होंने ली नहीं है। ये शुक्र है कि ये नून लीग वाले कहते हैं शुक्र है हम पे ये इल्जाम नहीं लगा कि नवाज शरीफ ने तनख्वाह ली थी। तनख्वाह ये फैसले में लिखा हुआ है भाई, मैं खुद से नहीं कह रहा, वो तनख्वाह ले सकते थे लेकिन ली नहीं उन्होंने, ठीक है ना। वो तनख्वाह उन्होंने अपने 2013 में जब इलेक्शन लड़ा था वो तनख्वाह उसमें उन्होंने वो नहीं दिखाई थी, लिहाजा उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। वो ऑनेस्ट नहीं रहे, सादिक और अमीन नहीं रहे, वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, ठीक हो गया ना, वो बिल्कुल सादिक और अमीन नहीं रहे, वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और मेंबर पार्लियामेंट के तौर पे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डर किया जाता है कि वो इनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी करें, ठीक हो गया जनाब। ये है द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी कहा गया कि सारी आईनी कानूनी कार्रवाई को देखें। ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ये एक और देखें, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज रिक्वेस्टेड टू नॉमिनेट एन ऑनरेबल जज ऑफ दिस कोर्ट टू सुपरवाइज एंड monitor the implementation of this judgment in letter and spirit and oversee the proceedings conducted by NAB and the accountability court in the above mentioned matters। यानी कि हम रिक्वेस्ट करते हैं, यही जो बेंच है उन्होंने कहा हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यानी बाबे रहमते को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक जज लगाए जो कि जज ऊपर से देखता रहे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को कि नवाज शरीफ साहब को ठीक ठीक सजा मिल रही है। सही हो गया ना, यही है ना, मुबैना तौर पे यही देखता रहे कि ये भी पूरे कानूनी और आईनी माहिरीन ने कहा कि अदालती तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जज बिठा दिया गया, ठीक है ना, कि कैसे कैसे जल्दी जल्दी सजा दो और ठीक ठीक सजा दो, ये सुप्रीम कोर्ट का जज बिठा दिया गया। और जिस तरीके से मुबैना तौर पे वो कह रहे हैं कि इस तरीके से आपने सजा देनी है, और जनाब जज बनाया गया, किन को जज बनाया गया, जनाब जस्टिस इजाजुल एहसन साहब को, जिनका प्लाट अभी निकला है, ठीक हो गया ना, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब को बनाया गया कि जनाब आप जज बन जाएं और निगरान जज बन जाएं, आपने नजर रखनी है उस। अब ये भी कानूनी और आईनी माहिरीन कह रहे हैं जिनसे हमने बात की, मैंने दोबारा भी बात की, उस वक्त आपने भी सुनी होगी कि किस तरीके से ये अदालती नज़ीर पहली दफ़ा ऐसी कायम हुई कि किसी फैसले पर या किसी नीचे वाली अदालत पर ऊपर एक जज जनाब तैनात हो जाए और निगरान हो जाए कि जी आपने इस तरह से फैसला करना है, हम देख रहे हैं। उसके बाद देखें जरा, The court comments
and appreciates the hard work and efforts made by members of GIT। हीरो वाली GIT, जिनको बाबर रहमत ने नहीं कहा था हमें हीरे चाहिए, वही व्हाट्सएप वाले हीरे, उनकी तारीफ की फैसले में। और साथ जनाब ये कह दिया गया कि their tenure of service shall be safeguarded and protected, and no adverse action of any nature including transfer and posting shall be taken against them without informing the monitoring judge of the court nominated by the Honorable Chief Justice of Pakistan। जनाब इतनी तो तारीफ की गई कि इन्होंने बहुत ही पहाड़ गिरा दिया है। जिस तरीके से इन्होंने पहाड़ गिराया, और उस GIT में आपको मालूम है कौन लोग थे उसमें, वो तो बाकी GIT तो खानापुरी वाली सिस्टम था, उनमें जो कंट्रोल टावर के GIT में लोग थे उन्होंने तो सारा काम डाला, उन्होंने तो सारी कार्रवाई डाली, ठीक हो गया ना, कंट्रोल टावर के। और जनाब फिर उसके बाद क्या हुआ, कहा गया कि इनका टेन्योर ऑफ सर्विस इतना सेफ गार्डेड है, इनके खिलाफ किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया जा सकता। इसी वजह से तो जनाब वो वाजिद जिया साहब के बारे में कहते हैं ना कि जी बाहर इनके कज़न को इन्होंने वो जो है ना ठेका में का दिया GIT का बाहर के, और इनकी कज़न की फर्म को दिया, और पता नहीं फिर ये तो अब बातें सामने आएंगी ना कि कितने करोड़ों के घपले उधर हुए, ठीक है ना। जो अभी हुए FIA के DG थे साबिक, अभी जिनको हटाया गया उनको भी बड़े खामोश तरीके से हटाया गया, किस तरीके से हटाया है वो भी एक अलग कहानी है। तो जनाब कहा गया भले ये कुछ भी कर लें, ठीक हो गया ना, ये ऊधम मचा लें, ठीक है ना, ये खलबली मचा लें, तो कुछ भी हो जाए, लेकिन ये कुछ भी कर लें, इनके खिलाफ किसी किस्म का एक्शन नहीं लेना, क्योंकि इन्होंने कौम पे बड़ा एहसान किया है GIT की ये रिपोर्ट बना के, इन्होंने पहाड़ गिराया, इनके खिलाफ किसी किस्म का एक्शन नहीं लेना, इनकी पोस्टिंग ट्रांसफर तक भी नहीं करनी। जब भले ये कुछ भी कर लें, कोई भी ये अजाब डाल दें पूरे, अल्लाह माफ करे मुल्क पर, लेकिन इन पर कोई नहीं करना जब तक आपने सुप्रीम कोर्ट के उस जज को न बताएं, उनकी इजाजत ना हो, तब तक इनको न कोई पोस्टिंग इनकी हो सकती है, ना कोई ट्रांसफर हो सकती है, ना इनके खिलाफ किसी किस्म का एक्शन हो सकता है। इन्होंने एहसान अजीम कर दिया है GIT का। ये था जनाब वो पनामा का। फिर उसके बाद जनाब गया पहला बशीर साहब के पास। बशीर साहब ने एवन फील्ड में नवाज शरीफ साहब को भी सजा दे दी, मरियम नवाज साहबा को दे दी, कैप्टन सफदर साहब भी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, वो सिर्फ इस वजह से रिश्तेदारी की वजह से ही फांसी। अच्छा बड़ी मजे की बात है, मैं आपको वो फैसला भी कभी पढ़ेंगे और वो भी बताऊंगा। कैप्टन सफदर साहब का उस फैसले में लिखा हुआ इन्होंने इनको फैसिलिटेट किया। क्या बात है भाई, मैं कहता हूं तालियां, ठीक हो गया ना। इन्होंने इनको मरियम नवाज साहब को कैसे फैसिलिटेट किया भाई, ठीक है ना। अच्छा बहरहाल खैर उनका भी बताऊंगा, वो इससे दिलचस्प है। उस फैसले में भी लिखा गया बशीर साहब के फैसले में कि नैब इनके खिलाफ करप्शन साबित नहीं कर सका। अब बहुत सारे लोग कहते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नकवी साहब जनाब आप फलां का दिफा करते हैं, और भाई मैं किसी का दिफा नहीं करता, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जरा आंखें खोलें, जो फैसलों में लिखा हुआ है वो पढ़ें। यहां पे 8वीं फेल बैठ गए हैं, खैर से यूट्यूब पे भी, और मालशिया पालशिया बैठ गए हैं, उन्होंने पढ़ते तो कोई नहीं। वो कह रहे हैं पहले कहते थे पहले जमाने में कि ये लोग जो है ना पढ़े लिखे हैं, वो पहले पढ़ते थे अब बाद में लिखते थे। अब वो जनाब आजकल लिखे आ गए हैं, यानी पढ़ना कोई नहीं है, लिखना है, या पढ़ना कोई नहीं, बोले आ गए हैं, ठीक हो गया, बोलते जाओ, ना कोई पढ़ना है, कोई लफ्ज ना कोई वो करना है। उनकी डिग्रियां चेक करो तो सारे मैट्रिक फेल FA फेल होंगे, और जनाब उनको इस तरीके से। अब आप अंदाजा कीजिए एक सूरत हाल, ये अब इसका वो करें कि जो बशीर साहब ने फैसला दिया, जज बशीर साहब ने, वो एवन फील्ड में सारों को सजा मिली, नवाज शरीफ साहब को भी, मरियम साहबा को भी, कैप्टन सफदर साहब को भी, लेकिन वही सजा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुई, आप यकीन करें उनके वो बखिए उधेड़ दिए चीफ जस्टिस साहब अतर मिनाल्ला साहब ने कि नैब के माथे पे, नैब के वकीलों के माथे पे पसीना आ गया। अब पता नहीं शर्मिंदगी का पसीना था या क्या खिफत का पसीना था, क्या निदामत का पसीना था, खौफ का पसीना था, एतराफ जुर्म का पसीना था, किस चीज का पसीना था। खैर वो आ गया, उन्होंने उस फैसले को सस्पेंड किया, आज तक भी वो फैसला सस्पेंड है। अच्छा फिर उसके बाद नवाज शरीफ का वो जब जज बशीर साहब के पास अपना से होके वो अरशद मलिक साहब के पास अल्लाह बख्शे वहां गया फैसला, उनको वो फैसला आया, उस फैसले में भी सजा हुई। फिर उसके बाद उनकी जो वीडियो आई, जो उनके एफिडेविट आए, जो वीडियो में कहा गया कि जनाब किस तरीके से किन किन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल करवा के, और फिर कहा गया हमें कि हम उस वीडियो का फोरेंसिक ऑडिट करवाएंगे,
और किसने कहा था? वन एंड द ओनली आपा फिरदौस साहबा ने, जो आज कल बिल्कुल ही गायब हो गई हैं सीन से, ठीक हो गया ना। आपा फिरदौस साहबा ने कहा था कि हम तो इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएंगे। आज तक उसका फोरेंसिक ऑडिट नहीं हुआ उस वीडियो का, क्योंकि वो जो थे ना भट्ट साहब, उन्होंने जो वीडियो बनाई थी उन्होंने फोरेंसिक ऑडिट करवा लिया हुआ। अब इनको भी पता, अब लोग क्या कर, जराए ने बताया, उन्होंने कहा नकवी साहब आपका ख्याल है कि इन्होंने फोरेंसिक ऑडिट क्यों नहीं करवाया? मैंने कहा क्यों नहीं कर? उन्होंने कहा भाई इन्होंने फोरेंसिक ऑडिट करवा लिया। मैंने कहा अच्छा? उन्होंने कहा जी भाई इन्होंने फोरेंसिक ऑडिट करवा लिया चुपके चुपके। जब इनको पता चला कि ये तो असली है वीडियो, ये तो कोई इसमें तब्दीली नहीं हुई, ये तो कुछ भी नहीं इसमें मसला हुआ, तो ये तो वीडियो तो असली है, तो उसके बाद ये चुप कर गए। इनको ये चुप साध ली इन्होंने, इस वजह से कि वो खुद, जब वो जज कह रहा है, खुद बशीर अपना अरशद मलिक साहब, अब उनकी भी जिस तरीके से मौत हुई वो आपको पता है, ठीक हो गया ना। बहुत ही जिस तरह से वकार सेठ साहब की मौत नहीं हजम हो पा रही, जिस तरीके से खादिम रिजवी साहब की मौत नहीं हजम हो पा रही, इसी तरह से अरशद मलिक साहब की मौत भी हजम नहीं हो पा रही। उनके सीने में भी बड़े राज थे, उन्होंने एक तो वीडियो में वो निकाला था। अब जनाब जब फर्दर बुलाया जाता उनको, कहीं ना कहीं को सिलसिला होता, तो बड़े पर्दा निशीनों के नाम आने थे। वो नाम आने से पहले उस बेचारे का नाम ही मुबैना तौर पे मिटा दिया गया। खैर, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।